हेलो दोस्तों, रॉबिन इन्फोकिंग चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके साथ हूँ रॉबिन राजपूत। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, करंट अफेयर के बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 20 सितंबर तक के क्वेश्चन को हमने कवर किया है। कुछ खास क्वेश्चन लिए हैं, जो छूट गए हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। और दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले बच्चे और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट वीडियो है, एकदम परफेक्ट क्वेश्चन हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको कोई क्वेश्चन कैसे लगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आपका स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, महिलाओं के 2020 यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जीत हासिल की। तो देखिए, चार ऑप्शन आपके पास लिखे हुए हैं। ऑप्शन ए है नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी है बियांका, ऑप्शन सी है एशले और ऑप्शन डी है विक्टोरिया अंजारेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो जीत हासिल की है वो है नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका तो इनके बारे में क्या क्या जानकारी आपको लेनी है, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, स्पष्टीकरण पे हम चलते हैं। तो विक्टोरिया अंजारिका को हराकर नाओमी ओसाका ने महिलाओं के एकल 2020 यूएस टेनिस टूर्नामेंट को जीत लिया है। तो इन्होंने हराया किसको? विक्टोरिया अंजारिका, जो हमारा डी ऑप्शन था। उसके बाद इसी के साथ ही वह ग्रैंड स्लैम फाइनल जीतने वाली ओपन एरा की चौथी महिला बन गई। तो यहाँ पे ये भी है, ओपन एरा की कौन सी महिला बन गई? चौथी महिला। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, नाओमी ओसाका जो है एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं और ये किस देश को रिप्रेजेंट करती हैं? तो जापान को। तो किस देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं ये? जापान को। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2। नासा नासा के नासा के हालिया निष्कर्षों के साथ ही सूर्य का कौन सा नया चक्र शुरू हो गया है? तो दोबारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए, थोड़ा मिस्टेक हो गया था। नासा के हालिया निष्कर्षों के साथ सूर्य का कौन सा नया चक्र शुरू हो गया है? तो ऑप्शन आपके पास चार ऑप्शन है, देखिए। ऑप्शन एक है सौर चक्र 25, सौर चक्र 20, सौर चक्र 24 और सौर चक्र 30। तो यहाँ पर आपका आंसर है सौर चक्र 25। तो सौर चक्र 25 शुरू हो चुका है। अब चलिए स्पष्टीकरण की तरफ चलते हैं। तो हाल ही में नासा और नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA के वैज्ञानिक द्वारा एक नए सौर चक्र के शुरू होने का अनुमान की घोषणा की गई है और इसको नाम दिया गया है 25वां सौर चक्र। अच्छा, अब ये जान लेते हैं आखिरकार सौर चक्र होता क्या है। सौर चक्र क्या है? देखिए, सूर्य एक विद्युत आवेशित गर्म गैस की एक विशाल गेंद है, मतलब एक काक का गोला है, एक तरीके से आपको बताया जाए तो। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखिए, यह आवेशित गैस गति करते हुए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में उत्पन्न करती है। यह चुंबकीय क्षेत्र एक चक्र से गुजरता है जिसे सौर चक्र, सोलर साइकिल कहा जाता है। अगला पॉइंट, सूर्य को एक नया सौर चक्र शुरू करने में पूरे 11 साल लग जाते हैं। तो कितने लग जाते हैं? सूर्य को पहले एक सौर चक्र को पूरा करने में पूरे 11 साल लग जाते हैं। तो अगला पॉइंट देखिए, पृथ्वी पर सौर चक्र का प्रभाव। अच्छा, ये सौर चक्र पृथ्वी को प्रभावित कैसे करता है, उस पर बात करते हैं। रेडियो संचार को प्रभावित करता है, जो रेडियो कम्युनिकेशन है आपका, उसको प्रभावित करेगा। चरम विस्फोट जब होंगे तो रेडियो का जो किरणें हैं, मतलब रेडियो के संचार को ये पूरी तरीके से प्रभावित करेगा। ये पृथ्वी पर बिजली ग्रिड को प्रभावित करता है। पृथ्वी पर जो बिजली ग्रिड हमारे बने हुए हैं उनको भी प्रभावित करता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने किस राज्य में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है? चलिए, तो क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, क्वेश्चन अब तुम्हें पढ़ना है। तो किसका क्या है, अब आंसर लेते हैं। झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो आपका आंसर है यहाँ पर बिहार। तो क्या आंसर है आपका? बिहार। तो बिहार पे चलना है। अब आगे बढ़ते हैं, स्पष्टीकरण की तरफ चलते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बिहार में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया है। विवरण देखिए, विवरण में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हुई हैं वहाँ पर। कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन बिहार के इतिहास में एक ऐतिहासिक क्षण होगा,
क्योंकि यह सेतु इस क्षेत्र के पूर्वोत्तर, जो पूर्वी इलाके हैं, पूर्व और उत्तर वाले इलाके हैं, भारत के राज्यों से जोड़ेगा, तो उनको जोड़ देगा। उसकी बात अगला पॉइंट, यह पुल भारत नेपाल सीमा के करीब होने के सामरिक महत्व रखता है, भारत नेपाल की सीमा के करीब होगा। तीसरा पॉइंट, कोसी रेल महासेतु की लंबाई महत्वपूर्ण बन सकता है। कोसी जो अभी यहाँ पे होने वाला है, उद्घाटन जो हुआ है, इसकी लंबाई क्या है, तो 1.9 किलोमीटर, एक बार 1900 मीटर या 1.9 किलोमीटर, और इसके निर्माण की लागत 516 करोड़ रुपए है। ठीक है, लागत के बारे में क्वेश्चन आए तो आप टिक कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यह वीडियो की खासियत यह है कि आप बीच बीच में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन चाहे थोड़े हों, मगर यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे कवर हो रहे हैं आपके लिए। दूसरी बात यह है कि आपको ज़्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा, आपको सटीक जीके यहीं पे मिलती रहेगी। और अगर आप अंत तक वीडियो को देखते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलेंगी, और आपके जो कमेंट्स होंगे हमारे लिए काफ़ी मान्य होंगे और काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो देखिए, इससे भारत सरकार द्वारा 2003-04 के दौरान स्वीकृत किया गया और 2020 में पूरा किया गया। 2004 में इसका काम स्टार्ट किया गया, स्वीकृति मिली, और 2020 में इसको पूरा किया गया है। निम्नलिखित में से किसने नोबल स्मार्ट सिटी, सॉरी गलती हो गई है, निम्नलिखित में से किसने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में जो नंबर 1 रहा है वो कौन सा शहर रहा है? तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके पास, ज्यूरिख, हैदराबाद, सिंगापुर, हेलसिंकी। तो यहाँ पर आपका आंसर है सी, सिंगापुर। तो देखिए सिंगापुर के बारे में अब जो क्वेश्चन जुड़ते हैं उनको भी जोड़ लेते हैं। सिंगापुर समुद्री दक्षिणी पूर्व एशिया में एक द्वीप शहर ने ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। सिंगापुर का एक छोटा सा शहर है और ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में ये नंबर 1 आया है। भारत का प्रदर्शन, अब बात आती है भारत का, यहाँ पर भारत का प्रदर्शन क्या रहा है, तो भारत के प्रदर्शन पर चलते हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय शहरों ने अपने तकनीकी विकास में गिरावट दर्ज की है। तो ये एक काफ़ी दुखद घटना है। टेक्निकल के मामले में, टेक्नोलॉजी के बारे में तो काफ़ी जोर दिया है गवर्नमेंट ने, पता नहीं यहाँ पे कैसे लोग पिछड़ गए। पर देखते हैं क्या हुआ है। 2019 में हैदराबाद 67वें स्थान से 85वें स्थान पर। तो देखिए साहब, देखिए दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन और बन गया। 2019 में हैदराबाद की जो रैंक थी वो 67 थी, और अब क्या हो गई है, 85। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, 2019 में नई दिल्ली का स्थान 68 था और ये हो गया 86वां। दोनों ने काफ़ी भारी गिरावट दर्ज की है। अगली बात, अगला पॉइंट देखिए क्या है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 के बारे में सिंगापुर विश्वविद्यालय के साथ साथ प्रबंधन विकास संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। एक रिपोर्ट है जो वहाँ की यूनिवर्सिटी और प्रबंधन दोनों मिलकर के पेश करते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, इस वर्ष सूचांक में प्रत्येक शहर से चुने गए 120 निवासी, प्रत्येक शहर के 120 निवासी, बिल्कुल अनुभवी निवासियों को चूज किया गया और उनके आधार पर 109 शहरों की रैंकिंग दी गई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं अब अपना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। टाइटन ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ संपर्क रहित भुगतान घड़ियां टाइटन पे को लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। देखिए यहाँ पे 4 बैंक दिए हैं आपके पास, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक, कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब भारतीय स्टेट बैंक, आंसर बी। चलिए स्पष्टीकरण की तरफ चलते हैं। स्पष्टीकरण में देखते हैं क्या क्या जोड़ सकते हैं हम इसमें। टाइटन कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ संपर्क रहित भुगतान घड़ी टाइटन पे लॉन्च किया है। ठीक है, इसका उपयोग केवल उन उपयोगकर्ताओं द्वारा किया जा सकता है जिनका एसबीआई योनो खाता हो। ठीक है, जो एसबीआई योनो खाता रखते होंगे वही इसका यूज कर सकते हैं। अब देखिए विवरण में किस तरीके से करेंगे। टाइटन ने घड़ी के स्ट्रैप में एक सुरक्षित सर्टिफाइड नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप का उपयोग किया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि टाइटन ने किसको यूज किया है, कौन सी चिप, एनएफसी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, इसको यूज किया है। और जो इस एक मानक संपर्क रहित स्टेट बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया डेबिट कार्ड के सभी कार्यों को सक्षम करती है।
ठीक है, तो चिप के बारे में याद रखना है। दूसरा है नियर फील्ड कम्युनिकेशन को कनाडा की एक स्टार्टअप कंपनी टैपी टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा कि बताइए नियर फील्ड कम्युनिकेशन को कनाडा की किस स्टार्टअप कंपनी ने किया है, तो टैपी टेक्नोलॉजी, टैपी टेक्नोलॉजी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उपयोगकर्ता अपने एसबीआई बैंक कार्ड को स्वाइप या सम्मिलित किए बिना संपर्क रहित भुगतान पीओएस मशीनों पर अपनी टाइटन पे घड़ी पर टैप कर सकते हैं। कार्ड नहीं होगा तो भी चलेगा और आप अपना भुगतान कर सकते हैं टाइटन घड़ी जो है, टाइटन पे घड़ी से टैप कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देखो दोस्तों, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या होगा? तो देखिए 2020 तो हमारे जो सामने आई है रोगों को लेकर ही आई है और बहुत भयानक रोग लेकर आई है, बीमारी बहुत महामारी की तरह से आई है। देखते हैं कौन सा आंसर है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए बी सी डी, तो ऑप्शन यहाँ पर आंसर है आपका डी, हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। तो आपका आंसर है यहाँ पर डी। स्पष्टीकरण पर चलते हैं कि हम कैसे इसको समझेंगे। तो समझने के लिए स्पष्टीकरण होना जरूरी है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 25 मई 2019 को WHA पर 72.6 रोगी सुरक्षा पर वैश्विक कार्रवाई प्रस्ताव को अपनाकर की गई। कुल मिला के आप ये समझिए कि 25 मई 2019 को WHO पर ने इसको प्रस्तावित किया गया। उसके बाद सीधा सीधा आते हैं और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस की स्थापना को मंजूरी दे दी गई, जिससे हर साल 17 सितंबर को ये मनाया जाता है। तो अब आपके पास क्वेश्चन हो गया कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस हर वर्ष कब मनाया जाएगा? तो 17 सितंबर को मनाया जाएगा। अब एक बार फिर वही चीज़ रिपीट करनी पड़ेगी यहाँ से हमें कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या है। तो अभी आपने जो ऑप्शन डी पढ़ा था, हेल्थ वर्कर सेफ्टी ए प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, इसका आंसर आप दे ही देंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, ऑप्शन बी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है ऑप्शन बी, 16 सितंबर। अब देखिए स्पष्टीकरण में चलते हैं कि यहाँ पे आपके पास क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए नंबर 1 पॉइंट है यहाँ पर 19 सितंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र ने 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में घोषित किया था। कब किया था? 19 दिसंबर 2000 को, ठीक। और अगला पॉइंट, यह दिन ओजोन परत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो ये दिन मनाया जाता है ओजोन परत के महत्वपूर्ण ताकि मतलब महत्वपूर्ण क्या है आखिरकार। ओजोन को हम अगर एक सूत्र बोले तो ओजोन O3 होता है, तो उसकी जागरूकता के लिए इसको यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 2020 के लिए विषय, 2020 का विषय क्या रहा इसको जागरूकता फैलाने के लिए? तो ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसका जो विषय रहा है वो तुम्हें याद करना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए जी ओजोन 2020 के लिए आपका विषय क्या रहा है? तो ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश को आपदा राहत सामग्री की एक खेप सौंपी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि आपको मैं बता दूं इस देश से लास्ट कुछ महीनों में भारत के कुछ अच्छे संबंध भी नहीं रहे हैं, मगर फिर भी भारत क्या है एक नैतिकता निभाता आता है, अपने पड़ोसी देशों को कभी परेशान नहीं देख सकता है। तो इसका आंसर देखिए क्या है? तो इसका आंसर है नेपाल, ऑप्शन बी। इसका आंसर है नेपाल। तो इसमें ज़्यादा स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है, बस इसका आंसर लिख लीजिए, इसका आंसर है नेपाल। देखिए अगला पॉइंट, हाल के एक अध्ययन के अनुसार, मतलब करंट अभी वर्तमान के मतलब थोड़ी समय बाद ही
एक अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो बेसिन कौन सा है जो मीथेन ईंधन का उत्कृष्ट स्रोत माना गया है? बताया जा रहा है कि यहाँ पे कपार मीथेन ईंधन पाया जा सकता है। कृष्णा नदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नर्मदा नदी और बेसिन। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका बी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पष्टीकरण लेते हैं। स्पष्टीकरण में देखिए क्या है, तो हाल ही में ARI भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में यह पाया गया कि कृष्णा गोदावरी केजी बेसिन में जमा होने वाला मीथेन हाइड्रेट एक समृद्ध स्रोत है जो मीथेन का एक प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित कर सकता है। मतलब कह रहा है ये कि मीथेन हाइड्रेट का एक समृद्ध स्रोत यहाँ पर हो सकता है जो प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति के लिए काफ़ी है, सुनिश्चित करेगा। अब देखिए महत्व क्या है, यह एक स्वच्छ एवं किफ़ायती ईंधन है। यह अनुमान लगाया जाता है कि 1 घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160-180 घन मीटर मीथेन होता है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी बेसिन यह देश के पूर्वी तट, अब देखिए पाया कहाँ जाता है, यह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा एवं गोदावरी नदी के कुल 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ठीक है, अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 10, भारत में शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली CPGRAMS के साथ जोड़ा जाने वाला पहला केंद्र। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए CPGRAMS। तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है वहाँ पर इसको लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन सा है उसको लेते हैं। 4 ऑप्शन है, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार और जम्मू कश्मीर। तो बताइए आंसर क्या हो सकता है? चलो हम ही बता देते हैं। ऑप्शन है डी, जम्मू एंड कश्मीर। स्पष्टीकरण की तरफ चलते हैं। जम्मू और कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसे शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली लागू की है या उसके साथ जोड़ा गया है। तो देखिए है कौन सा, जो नागरिकों को देश के किसी भी भौगोलिक हिस्से से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला पॉइंट, महत्व, इसको अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर जम्मू, श्रीनगर और रियासी जिले में शुरू किया जा रहा है। अभी एक पायलट प्रोजेक्ट की तरफ इसे केवल एज अ ट्रायल लिया जा रहा है। यह प्रणाली वर्ष 2018 में सरकार द्वारा शुरू की गई मौजूदा शिकायत निवारण तंत्र को प्रतिस्थापित करेगी। केंद्रीकृत CPGRAMS क्या है? केंद्रीकृत, अब इसका देख लेते हैं है क्या। यह राष्ट्रीय सुरक्षा विज्ञान केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय, सार्वजनिक शिकायत निर्देशालय DGP और प्रशासनिक सुधार और सार्वजनिक शिकायत विभाग DARPG के सहयोग से विकसित किया गया था। अब अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 11, यूनिसेफ द्वारा भारत में बाल अधिकार अभियान के लिए सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे चुना गया है? तो सेलिब्रिटी एडवोकेट के तौर पे देखो किसे चुना गया है। ऑप्शन आपके पास है, देखिए 4, विराट कोहली, आयुष्मान खुराना, प्रियंका चोपड़ा, अक्षय कुमार। तो यहाँ पर आपका आंसर है बी, आयुष्मान खुराना। चलो स्पष्टीकरण से चलते हैं। तो स्पष्टीकरण में देखिए क्या है, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था यूनिसेफ ने अपने बाल अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड, तो क्वेश्चन यही बन सकता है कि यूनिसेफ ने अपना बाल अधिकार अभियान कौन सा चलाया है? अभियान चलाया है फॉर एवरी चाइल्ड के लिए आयुष्मान खुराना को अपना सेलिब्रिटी एडवोकेट बनाया है। विवरण हम देखते हैं, 2-3 चीज़ें और हो सकती हैं। वह बच्चों के प्रति हिंसा को समाप्त करने की दिशा में खुराना यूनिसेफ की सहायता करेंगे, प्रमोट करेंगे एक तरीके से। और देखिए ये हुआ क्यों है,
उसको भी देख लेते हैं। वह इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करेंगे या बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे, क्योंकि वर्तमान में विशेष रूप से कोविड-19 जैसे ही आया है तो माना यह जा रहा है कि बच्चों के प्रति कुछ हिंसा बढ़ी है, तो उस क्षेत्र में काम किया जाएगा और आयुष्मान खुराना को यहाँ पे लिया गया है प्रमोट करने के लिए। और देखिए आगे क्या है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बच्चों के खिलाफ काफ़ी हिंसा बढ़ी है, ये पॉइंट था, पढ़ लीजिएगा। मैं लास्ट वाला पढ़ देता हूँ। प्रख्यात फुटबॉलर खिलाड़ी डेविड बैकहम वैश्विक स्तर पर इस अभियान का चेहरा है। वर्ल्ड लेवल पर यहाँ पर ये चेहरा है, डेविड बैकहम फुटबॉलर है ये। अगला क्वेश्चन आता है, किस संगठन ने सेंट्रल बैंक डिजिट करेंसी CBDC, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस संगठन ने सेंट्रल बैंक डिजिट करेंसी CBDC टेस्टिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? देखिए ऑप्शन है आपके पास वीज़ा, पेटीएम, मास्टर कार्ड और पेपल। तो देखिए ये क्या है, ये सब कार्ड प्रोवाइड कराती हैं। आपने स्मार्ट कार्ड यूज़ किए होंगे, सभी की जेब में ATM होता है, तो वहाँ पे लिखा रहता है वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, पेटीएम कार्ड और रुपे कार्ड। तो देखिए उनमें कौन सा है, तो यहाँ पर है मास्टर कार्ड। अब मास्टर कार्ड के बारे में आंसर है आपका मास्टर कार्ड C। तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, स्पष्टीकरण में देखते हैं कि आखिरकार मास्टर कार्ड कहाँ की कंपनी है जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। तो मास्टर कार्ड ने राष्ट्रीय डिजिट मुद्राओं का मूल्यांकन और अन्वेषण करने के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए एक आभासी परीक्षण प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जिसे सेंट्रल बैंक डिजिट मुद्राओं CBDCS लॉन्च किया। तो मास्टर कार्ड ने इसमें हाथ आगे बढ़ाया और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश की है। तो देखिए अब यहाँ पे काम क्या क्या हुआ है, तो विवरण में देखिए, संगठन ने केंद्रीय बैंकों, वाणिज्य बैंकों और तकनीकी और सलाहकार फर्मों को देश या क्षेत्र में CBDC की उपयुक्तता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया। इन सबको एक जगह जोड़ने का काम किया। देखिए आगे क्या है, इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने वाले करके बैंकों का वित्तीय सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच CBDC के जारी करने के वितरण को सहमति दी है। ठीक है, अगला पॉइंट, मास्टर कार्ड। अब बात आती है मास्टर कार्ड क्या है, ये मास्टर कार्ड है क्या और कहाँ की कंपनी है? यह एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय वित्तीय सेवा निगम कंपनी है जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क USA मतलब अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो समझ लीजिए ये पूछेगा मास्टर कार्ड कहाँ की है, अमेरिका की है और बैंकिंग सेक्टर की एक कंपनी है, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। अब बात आती है, अभी जब मोदी जी आए थे तो मोदी जी ने भी भारत की एक ऐसी कंपनी का, एक ऐसी जो है सुविधा को लॉन्च किया, और वो क्या है वो देखिए, भारत की कंपनी कौन सी है जो इस तरीके का स्मार्ट कार्ड प्रोवाइड कराती है या वित्तीय सेवाएं प्रोवाइड करती है? रुपे। आपने देखे होंगे अब ATM आने लगे हैं रुपे कार्ड के, जो वित्तीय सेवाएं देती है। तो पूछेगा भारतीय कंपनी जो वित्तीय सेवाएं देती है वो है रुपे, रुपे के नाम से। बात आती है अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नंबर 13, किस मंत्रालय ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क CSCAF 2.0 लॉन्च किया? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात आती है, ऑप्शन में देखिए क्या क्या है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के विकास के मंत्रालय। तो देखिए आंसर यहीं से निकल जाएगा किस मंत्रालय से आया है, निकल के क्लाइमेट की बात है। तो देखिए यहाँ पर आया है, आंसर आएगा आपका आवास, ऑप्शन A, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। तो अगला पॉइंट देखिए, स्पष्टीकरण में देखिए क्या होता है, आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क तैयार किया और ये कहलाया है CSCAF 2.0 का अनावरण। महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है देखिए, इसका उद्देश्य निवेश के साथ साथ अपने कार्यों की योजना बनाते हुए क्रियान्वित करते समय जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की दिशा में शहरों के लिए एक सटीक रोड मैप तैयार करना है।
मतलब काम सारे चलते रहेंगे, मगर क्लाइमेट कंट्रोल पे भी साथ के साथ हम काम करते रहेंगे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको हम छोड़ देते हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा, मैंने लिख दिया है, खास लिखना ज़रूरी था तो वो लिख दिया गया है। तो अगला पॉइंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भारत का एक सबसे बड़ा पिगिरी मिशन लॉन्च किया? तो पिगिरी मिशन से आपको पता चल रहा होगा आखिरकार क्या है, अभी इस पर चर्चा भी करने वाले हैं। ऑप्शन देखिए क्या क्या है, अंडमान निकोबार, मेघालय, पश्चिम बंगाल और असम। तो पिगिरी मिशन लॉन्च किया है मेघालय में, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है मेघालय। स्पष्टीकरण पे चलते हैं, आखिरकार ये है क्या। मेघालय सरकार द्वारा 209 करोड़ रुपए की कुल व्यय पर भारत का सबसे बड़ा पिगिरी मिशन लॉन्च किया गया। आखिर पिगिरी मिशन है क्या? तो आपने सुना होगा सूअर का मांस, जिसे बोला जाता है क्या, पोर्क। पोर्क से ही इसको बनाया है पिगिरी। तो देखिए है क्या, विवरण में चल के हमें पता चलेगा। इसे मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी MLEADS के तत्वाधान में और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे फाइनेंस किया जाएगा इनको। आगे बढ़ते हैं। इसका उद्देश्य 150 करोड़ रुपए के पोर्क के वार्षिक आयात को कम करना है। पोर्क होता है सुअर का मीट, पिग का मीट, तो उसे पोर्क बोलते हैं। तो 150 करोड़ रुपए का जो पोर्क आयात होता था उसको कम करने का इनका मिशन है। तो काफ़ी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे अगले 3 वर्षों में सूअर के मांस उत्पादन में मेघालय को आत्मनिर्भर बनाना है। तो यहाँ पे आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं मेघालय को सूअर के मांस में। राज्य में किसानों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। किसानों को क्या किया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा, उनको लोन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताएं जो किसान को पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आज तक ऐसा कोई ऐप नहीं था, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, मगर अब यहाँ पर बात है। तो देखिए क्या है, देखिए ई किसान धन ऐप, ई गोपाला, PM किसान मोबाइल ऐप और M हरियाली। तो देखिए यहाँ पर आंसर है आपका ई गोपाला, आंसर है बी, ई गोपाला। स्पष्टीकरण में चलते हैं। ई गोपाला भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया मोबाइल ऐप है जो किसानों को पशुधन के लिए बाजार प्रदान करेगा। अब देखिए इसका महत्व क्या है, पशुधन के लिए एक बाजार प्रोवाइड कराएगा और अब आप पशु भी ऑनलाइन बेच पाएंगे। तो देखिए कैसे है, अब महत्व समझिए, इसका महत्व क्या है। यह ऐप किसानों को प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक समग्र नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल है। नस्ल के बारे में जानकारी मिलेगी, पशुओं के बारे में जानकारी मिलेगी, अच्छी तरीके से आप इसको यूज़ कर पाएंगे। अब देखिए क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों थी। इसकी आवश्यकता देखो बहुत ज़रूरी थी ये। वर्तमान में देश में पशुधन का प्रबंध करने वाले किसानों के लिए ऐसी कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध नहीं था, ये इसलिए इसको बनाया है। पहला प्लेटफॉर्म है ये ई गोपाला ऐप, पर किसानों को पशुधन से संबंधित सभी जानकारियाँ मिलेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट, फिलहाल पशु किसानों को अलर्ट भेजने या उन्हें क्षेत्र में विभिन्न सरकारी योजनाओं और अभियानों के बारे में जानकारी देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो मतलब इस फील्ड में किसानों की अब तक कोई भी सुविधा नहीं की गई थी और एक अपने आप में एक नई व्यवस्था है। ई गोपाला ऐप काफ़ी महत्वपूर्ण अपना महत्व रखती है ये। अभी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आपको याद होगा। भारत में प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है ए 14 सितंबर। तो ऑप्शन क्या है, ए 14 सितंबर। अब देखिए इसके स्पष्टीकरण में चलते हैं, यहाँ पे हम क्या क्या जोड़ सकते हैं। अब देखिए हमने नाम क्वेश्चन तो एक पढ़ा है, मगर यहाँ पे हम कई सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा कि यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। तो देखिए सबसे पहला, यह 14 सितंबर को मनाया जाने वाला एक वार्षिक दिवस है जो देश भर में भारत की आधिकारिक भाषा, सुन लीजिएगा, भारत की आधिकारिक
भाषा के रूप में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? देश में हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए। अगला पॉइंट देखिए, तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत का कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, आधिकारिक भाषा है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, हिंदी दिवस के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया। तो हिंदी की लिपि भी आ गई, कौन सी है? देवनागरी। कौन से अनुच्छेद में लिखी गई है? 343 में। और अपनाया गया है इसको आधिकारिक भाषा के रूप में, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। तो कोई आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो ये देश का दुर्भाग्य है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। समझे? अगला पॉइंट, तो अगला पॉइंट देखिए पढ़ लेते हैं। अगला पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की संविधान सभा द्वारा भारतीय गणराज्य की 2 आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में हिंदी को अपनाया गया। तो क्वेश्चन बनता है आखिरकार दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो दूसरी आधिकारिक भाषा है इंग्लिश। कौन सी है जी? इंग्लिश। तो दूसरी है इंग्लिश। आगे बढ़ते हैं। जिस दिन हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था, वह बहर राजेंद्र सिम्हा का 50वां जन्मदिन था। तो उनके 50वें जन्मदिन के समय पर भारत ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। अब देखिए ये पर्सन इम्पोर्टेंट क्यों है, इनके ही जन्मदिन पे क्यों अपनाया, उसको सुन लीजिए एक क्वेश्चन और। आखिरकार एक अपने आप का एक नया क्वेश्चन बन गया कि किसके जन्म दिवस पर इसको अपनाया गया। तो उसको सुनिए। जिन्हें भारतीय संविधान की मूल अंतिम पांडुलिपि में चित्रण के लिए जाना जाता है। तो संविधान की मूल एवं अंतिम पांडुलिपि चित्रण के लिए जिन्हें जाना जाता है, उन व्यक्ति के जन्म दिवस पे इसको अपनाया गया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, खास क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब 10 जनवरी को मनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय इस पर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए। पहला हिंदी दिवस सम्मेलन कब और कहाँ पर? तो ये हुआ था 10 जनवरी 1975 को, और स्थान पूछेगा नागपुर। और ये क्वेश्चन बहुत एग्जामों में कई बार आया है कि बताइए पहला हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो नागपुर में 1975, और तभी से इसको 10 जनवरी के लिए फिक्स कर दिया है विश्व हिंदी दिवस के रूप में। लास्ट पॉइंट देखो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, भारतीय संविधान और ना कोई, देखिए भारतीय संविधान में ना तो कोई भारतीय कानून में किसी भी तरीके से परिभाषित इसको नहीं किया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारतीय संविधान में ना तो कोई भारतीय कानून, ना ही किसी राष्ट्रीय भाषा को परिभाषित किया गया है। किसी भी कानून में भारत की राष्ट्रीय भाषा को परिभाषित नहीं किया गया है। तो दोस्तों एक बार फिर आपसे कहेंगे कि पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके अपने सुझाव, महत्वपूर्ण सुझाव हमें देते रहें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चंस कैसे थे, कितने क्वेश्चन आपने कवर किए, और किस किस टॉपिक पे आने वाली वीडियो तुम्हें चाहिए, तो हमें आप बिल्कुल बता सकते हैं। ज्योग्राफी पे चाहिए, हिस्ट्री पे चाहिए, रीजनिंग में चाहिए, करंट अफेयर्स में चाहिए, वर्तमान में जो भी मुद्दे चल रहे हैं करंट अफेयर्स के, किस मुद्दे पे आपको वीडियो चाहिए, क्लास चाहिए, हम आपको बेटर से बेटर क्लास बना करके आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक्स कीजिए, और बहुत बहुत धन्यवाद।